कार्यक्रमे उपस्थितेभ्यः आचार्येभ्यः राजेन्द्र चिंतामणि जैन महाभागेभ्यः नमांसि। तथैव श्रोतृभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः श्रोतृभ्यः सहृदयेभ्यः अपि स्वागतं ब्रवीमि। भारतीय नाट्य साहित्य संस्कृत प्राकृत भाषयोः अन्तःसम्बन्धः योगदानं च इति विषयम् अधिकृत्य अधुना व्याख्यानं भविष्यति। प्राकृत संस्कृत प्राकृत भाषयोः विषये व्याख्यानविषयः उपस्थाप्यते। अधुना प्रोफेसर के कमला महाभागायाः योगदानम् अधिकृत्य अल्पं प्रस्तूयते। सा संस्कृत प्राकृत साहित्ये महत्वपूर्णं योगदानम् अकरोत्। तस्याः विषये किञ्चित् विवरणम्। 40-नवदश शतके अक्टोबर् मासे सा लब्धजनिः। तस्याः मातापितरौ कप्पगन्तुल लक्ष्मणशास्त्री अन्नपूर्णा च। कप्पगन्तुल लक्ष्मणशास्त्रीवर्यः महान् विद्वान्, वनपर्तिसंस्थानस्य आस्थानपण्डितः आसीत्। सः परीक्षायाः अधिकारी आसीत्। 16 शतके अष्टभाषाकविः इति प्रथितः वनपर्तिसंस्थानस्य अधिपः आसीत् प्रायः सीतारामसोमभूपालः। सः अष्टभाषाकविः, प्राकृतेपि सः विद्वान् आसीत्। प्राकृते अपि अष्टविध प्रभेदाः सन्ति, षड्विध वा अष्टविध प्रभेदाः सन्ति। तासु सः पण्डितः आसीत्। प्राकृतभेदेषु तेषु पण्डितः आसीत्। सः वनपर्तिसंस्थानात्। सः रामचन्द्रोदयः इति नाटकम्, अनन्तरं शृङ्गारमञ्जरी इति बाणं च व्यरचत्। शृङ्गारमञ्जरी बाणस्य सम्पादकः आसीत् कप्पगन्तुल लक्ष्मणशास्त्रीवर्यः। तथैव पुल्लेल श्रीरामचन्द्रवर्यः कप्पगन्तुल लक्ष्मणशास्त्रीवर्यश्च मिलित्वा तेलुगु संस्कृत कोशमपि एकं रचितवन्तः। तादृश पंडित वंशे जाता कमला महोदया। सा MA संस्कृतम् उस्मानिया विश्वविद्यालयतः MA उपाधिं प्राप्तवती। सीनियर डिप्लोमा इन जर्मन भाषा उस्मानिया विश्वविद्यालयतः एव सा अधिगतवती। संस्कृते एव PhD उपाधिमपि प्राप्तवती। तदनन्तरं रेड्डी वुमेन्स कलाशालायां निजाम कलाशालायां संस्कृत विभागे उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे च आचार्यत्वेन कार्यं कृतवती। तदनन्तरं संस्कृत विभागस्य प्रोफेसर, तदनन्तरं विभागाधिपति पदमपि अलङ्कृतवती। 96तमवर्षादारभ्य 99तमवर्षपर्यन्तं सा कार्यम् अकरोत्। तस्याः छात्रेषु अहमपि अन्यतमा अस्मि इति मम सौभाग्यविषयः। तस्याः मार्गदर्शनेनैव MPhil PhD मपि उपाधिमपि अहं प्राप्तवती। सा नैक पुरस्कारान् प्राप्तवती। GS मेल्कोटे गोल्ड मेडल फॉर PhD thesis, तदनन्तरं प्राकृत ज्ञान भारती अवार्ड, honored by Government of Andhra Pradesh for outstanding Sanskrit scholar, Pottishianu Telugu University तः पुरस्कारं, गंगादेवी एमिनेंट सिटिजन अवार्ड by Sanatana Dharma Charitable Trust। अनन्तरं तस्याः रचनाः सन्ति। प्राकृत साहित्यम् अधिकृत्य एव सा परिशोधनं कृतवती। लाइफ इन एन्शियंट इंडिया एज डिपिक्टेड इन प्राकृत लिटरेचर इति तस्याः शोधप्रबन्धविषयः। तद् मुद्रणेपि आनीतं। कादम्बरी काव्यसुषमा, तदनन्तरं बाणभट्टस्य कादम्बरी इन तेलुगु, शान्तिपर्वंलोनि सुभाषितालु, व्याससूक्तं, वज्रालग्गमपि प्राकृत साहित्यं। यथा हालस्य गाथासप्तशती अतीव प्रसिद्धा अस्ति रचना, तथैव वज्रालग्गमपि प्रसिद्धम् अस्ति। तस्य ग्रन्थस्य तेलुगु अनुवादं कमला महोदया अकरोत्। व्यासभारतमपि सा सम्पादितवती। तस्य
पित्रा विरचितं तेलुगुभाषया अनुदितमासीत् महाभारतं। तस्य तेलुगु अनुवादं तस्य सम्पादनं कृतवती। तस्याः मार्गदर्शनेन 16 एम्फिल् छात्राः शोधछात्राः एम्फिल् उपाधिं प्राप्तवन्तः। तथैव 7 शोधछात्राः PhD उपाधिमपि प्राप्तवन्तः। PhD छात्रेषु अहमपि अन्यतमा पूर्वमेव निवेदितवती। एवं विभिन्न क्षेत्रेषु सा योगदानम् अकरोत्। संस्कृत अकाडेमी स्मृतिव्याख्यानमालाम् आयोजयति, यतः सा संस्कृत अकाडेम्याः निदेशिका अपि आसीत्। 96-नवदशशतकादारभ्य सप्तोत्तर-द्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं संस्कृतपरिषदः निदेशकपदम् अलङ्कृत्य महतीं सेवां चकार। सा तस्याः योगदानेनैव संस्कृत अकाडेमी पुनरुद्धरणम् अनन्तरं पुरोगतिं च प्राप्तवती परिषत् इत्यस्मिन् विषये नास्ति संशयतिलेशः। तादृश्याः महानुभावायाः स्मृतिव्याख्यानमालां संस्कृतपरिषत् आयोजयति। तत्र अहं किञ्चित् प्रास्ताविकं भाषणं कर्तुम् अवसरं प्राप्तवती, मम पूर्वजन्मसुकृतमिति मन्ये। एवम् अल्पं कमलामहोदयायाः स्मृतिविषयकं भाषणं प्रस्तूय अहं विरमामि। राजेन्द्रमहाभागं च सविनयं प्रार्थयामि स्वकीयं भाषणं प्रस्तौतु। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। नमो नमः। नमः सभायै साध्यक्षायै। मम इदं भाग्यम् अहम् अनुभवामि यद् अध्यक्षवर्याः प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना महोदयः येषाम् आशीः मयि सर्वदैव भवति। इदानीम् अपि तेषाम् आशीः अत्र अवसरप्रदानेन मया प्राप्तः। संस्थायाः प्रति अपि मम कृतज्ञता यद् अयम् अवसरः मह्यं प्रदत्तः आयोजितश्च। अत्र सर्वेपि ये मान्याः उपस्थिताः सन्ति तेषां प्रति तत्पूर्वमपि अत्र यासां स्मृतौ इयम् एतद् व्याख्यानम् आयोज्यते सा कमला महोदया, तासां चरणयोः अपि अहं वन्दे। तथा च मम एतत् व्याख्यानम् इदानीम् आरभे। भाषासौकर्यार्थम् अहं हिन्दीभाषायाः अपि अत्र प्रयोगं करोमि, यदि भवतां सर्वेषाम् अनुमतिः अस्ति चेत्। यतोहि अत्र यत् प्रस्तुतिर्मया प्रस्तूयते तद् हिन्द्यां लिखितम् इति कृत्वा यदि क्लेशः अस्ति चेत् संस्कृतेन अपि तत् स्पष्टीकर्तुम् अहं मध्ये मध्ये तत्र प्रयत्नं करोमि, तथा भवन्तः सूचयन्तु। सर्वेभ्यो पुनश्च नमो नमः। महोदय अहं पृच्छामि, नाम कति निमेषेषु मया एतत् सर्वं प्रस्तोतव्यम्? चतुर्वादनपर्यन्तं समयः। धन्यवादः धन्यवादः धन्यवादः। यथा विषयः अस्ति संस्कृत-प्राकृतयोः सौहार्दम्, अन्तःसम्बन्धः। वयं जानीमः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे इत्यपि वक्तुं शक्यते, संस्कृतं प्राकृतं तथा। मया इदानीमेव तत् नाम महर्षीणाम् एतत् पद्यं नास्ति, मया एव एतत् कल्पितं, परन्तु तथा अत्र निरूप्यते कथं संस्कृतं प्राकृतम् इति भाषाद्वयम् अस्माकं भारतीय संस्कृतेः आधारभूते वर्तते। पश्यन्तु, भाषा जो है हमारी बहुत मौलिक साधन के रूप में हमारे लिए काम करती है। हमारा जो भी संवाद है, हमारे जो विचारों का आदान प्रदान है, ये भाषाओं से होता है, और भाषाओं से ही वांग्मय और
संस्कृति जो ये जो संकल्पना है, संस्कृति जो पद है, ये बहुत ही गहन है। और उस संस्कृति का निर्माण, देश की संस्कृति का निर्माण भी भाषाओं से मूर्त रूप में होता है। तो इस तरह से भाषा का योगदान जो है वो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि जिनको बोलने नहीं आता, जिनके लिए वचन शक्ति प्राप्त नहीं है, ऐसे लोगों का और हमारे लोगों, हम जैसे लोगों का, जो पुण्यवान लोग हैं, इनमें हम अंतर जानते हैं कि भाषा का कितना महत्व होता है। हम भाषा से कितना हमारा आत्मोत्थान कर सकते हैं, हमारे परिवारजनों का उत्थान कर सकते हैं, देश तथा बाकी सभी परिजनों का उत्थान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रास्ताविक के रूप में मैं ये कहूंगा कि हम केवल भारत भर की मूल भाषाओं को हम यहाँ सोचेंगे ही, लेकिन उसके पूर्व में ये भाषा संकल्पना जो है पूरे विश्व में क्या है और उनको कैसे, किन किन परिवारों में उनको कैसे वर्गीकृत किया है। तो विश्व की समस्त भाषाएं, जितनी भी भाषाएं, विश्व जितना भी बड़ा है, वहां पर बोली जाने वाली, वहां पर बोली जाने वाली उन भाषाओं के भाषा शास्त्रविदों ने, भाषा शास्त्र तज्ञों ने 12 मुख्य परिवार बनाए। उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज फैमिलीज, भाषा परिवार बोलते हैं। विश्व भर में जितने भी भाषा परिवार है उनको 12 परिवारों में विभक्त किया है। उसमें अन्यतम भाषा परिवार जिसको हम भारोपीय भाषा परिवार बोलते हैं, और जिसका संबंध हमारे भारत और हमारे भूखंड से है। इसलिए हम आज उन 12 विश्व के भाषा परिवारों में, भारोपीय भाषा परिवार में हमारी मूलभूत संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषाओं का कहाँ स्थान है, हम विश्व में हमारी भाषाओं का स्थान कहाँ है, ये देख रहे हैं। तो भारोपीय, भारत, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो ये इसमें भारत और ईरान, उस समय का जो भारत था वो बहुत बड़ा था। आप आज का जो भारत देख रहे हैं उससे बहुत बड़ा था ईरान प्रदेश जो है। तो ये पूरे इस भूभाग पर, उत्तर भारत भी लगभग बलूचिस्तान इत्यादि, कंधार इत्यादि, तो ये सारा भूभाग जो है, वो सारे भूभाग पर भारत और ईरानी भाषा परिवार, वो भी परिवार था। उसमें भी छोटे छोटे प्रदेश प्रदेश में जाने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार की, मतलब इतनी भिन्न नहीं, थोड़े बहुत फर्क के साथ भिन्न भिन्न ऐसे भाषाओं के परिवार, लेकिन वो भारत ईरानी परिवार ही थे। तो उन भारत ईरानी परिवारों में आज हमारे लिए बहुत प्रासंगिक, जो कि भारतवर्ष से संबद्ध है, वह है भारत भाषा परिवार। तो भारत भाषा परिवार में ईरानी में, जैसे कि ईरानी भाषा और ये दरद भाषा, इनको थोड़ा सा हम दूर रखते हैं और भारतीय आर्य भाषा परिवार पर आज हम विचार करते हैं। तो भारतीय भाषा परिवार इस भाषा उपपरिवार के, मतलब भारोपीय भाषा परिवार के उपपरिवार के रूप में भारतीय आर्य भाषा परिवार है। और उसमें हम जानते हैं कि ये 3 भाषाएं आज, संस्कृत, प्राकृत और पाली, इन तीनों भाषाओं का स्थान भाषाविदों ने तय किया है। अब आप कहेंगे कि संस्कृत को तो हम जानते हैं, प्राकृत को भी कुछ थोड़ा जानते हैं, नाम जानते हैं, और पाली का भी थोड़ा बहुत नाम जानते हैं। लेकिन आपको आज ये जानने के लिए बहुत, मतलब उत्सुकता रहेगी कि ये तीनों भाषाएं भारतीय और उसी समय से लगभग इनका जो अस्तित्व है वो शुरुआत से है। तो इसके लिए आपको हम बताएंगे कि आपने पाणिनीय शिक्षा आपने पढ़ी होगी। पाणिनीय शिक्षा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों भाषाओं में उतने ही वर्ण हैं। केवल पाणिनि ने ही नहीं कहा, बाद में प्राकृत के
लगभग ज्यादा साहित्य जो है वो जैन फिलोसोफर्स जो है उन्होंने ज्यादा साहित्य प्राकृत में लिखा। इसलिए एक आज की संकल्पना ऐसी बन गई है कि प्राकृत मतलब जैन, पाली मतलब बौद्ध, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभी हुआ है, लेकिन इसके पहले जो था, जिसमें आचार्य पाणिनि खुद पाणिनीय शिक्षा में कहते हैं त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभवतो मता संस्कृते प्राकृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। भाषा में वर्ण होते हैं, मतलब ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्य, एतदेव वाङ्मयं स्मृतम, है ना। अग्नि पुराण में कहा है ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्यम एतदेव वाङ्मयं स्मृतम। वाङ्मय है क्या? वाङ्मय ध्वनि है, वर्ण है, पद है, वाक्य, यही वाङ्मय है। तो यहाँ आचार्य पाणिनि खुद स्वयं अपनी शिक्षा ग्रंथ में कहते हैं त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा, 63 अथवा 64 एक वर्ण यदि काउंट करते हैं तो 64 हो जाएंगे। तो वर्ण जो है ये संस्कृत और प्राकृत दोनों में स्वयं स्वयं भुवा, स्वयं भुवा, ये सृष्टि के निर्माता ने ये वर्ण बताए हैं। और तो आपको आचार्य जिन से जो कि 8वीं शताब्दी के आचार्य है, जैन आचार्य है, उन्होंने भी प्राकृत में वर्ण कम है ऐसा नहीं कहा। उन्होंने भी 63 वर्ण है ऐसा ही कहा है। और ये वर्ण 63 कैसे है? आज के प्राकृत के व्याकरणकार, आज के जो प्राकृत के जो जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बताए कि प्राकृत में वर्णों का लोप ज्यादा होता है, इसलिए सारे वर्ण नहीं दिखते। त्रिषष्टि और चतुष्षष्टि वर्ण हमें प्रेजेंट में व्यक्त रूप में नहीं दिखते हैं, वो अन्य वर्ण के रूप में परिवर्तित हुए देखे जाते हैं। इन दोनों भाषाओं में बहुत स्थूल जो भेद है वो बता रहा हूं कि संस्कृत भाषा जो है वह परिवर्तन असह भाषा है, परिवर्तन को सहन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि पाणिनीय आचार्य पाणिनीय ने संस्कृत के व्याकरण को इस तरह से बनाया है कि उसमें थोड़ा भी फर्क कहीं भी नहीं आ सकता है, और वो एज इट इज है। इसलिए संस्कृत संस्कृत परिवर्तन असह। और प्राकृत ऐसी भाषा है कि जो परिवर्तन सहती है, परिवर्तन सहन, परिवर्तन सहा, ऐसी भाषा है। तो आरंभ से ये जो दो भाषाएं आई, हम कहे कि आर्य भारत में जब आए तब से आई, अथवा उसके पहले से थी, अथवा आर्य जब आए तब से संस्कृत कुछ विशेष रूप से विकसित हुई, वहां उस समय के मतलब शिक्षित परिवारों में वह विकसित हुई। और प्राकृत ऐसी थी कि जो बाल भाषा, जो बच्चा बोलता है, जो आदिवासी बोलते हैं, जो आदिवासी लोग जन जन में जिस तरह से बोलते हैं, समुदाय में आकर के उसमें एक रूपता आ जाती है। मतलब एक एक व्यक्ति इंडिविजुअली कुछ भी एक्टिंग करने लगेगा तो अलग अलग करेगा, लेकिन वही वे ही सारे लोग यदि एक जगह किसी प्रोग्राम में आते तो एक ही ताल में नाचने के लिए शुरू करेंगे। ऐसे ही प्राकृत के बारे में भी हुआ कि वस्तुतः प्राकृत परिवर्तन परिवर्तन को अडाप्ट करती है, चेंजेस को अडाप्ट करती है। उसको कोई भी मतलब मतलब उसमें उसको समस्या नहीं है, वो सबको संभाल लेती है, मतलब सब परिवर्तन को अपना स्वरूप भी बिगाड़ती है। लेकिन स्वरूप इतना भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वही लोग, मैंने वही बताया आपको कि इंडिविजुअल हम यदि कहीं हर 100 लोगों को हमने एक एक व्यक्ति को एक एक जगह जाकर के अपनी तरह से डांस करो ऐसा बोला तो अपना अलग अलग तरह से वो नृत्य करेंगे। लेकिन वे 100 लोग दूसरे मतलब सेकंड टाइम में यदि उनको हम 100 लोगों को एक ही जगह बुलाएंगे और एक आप अभी डांस करो बोलेंगे तो एक दूसरों का देखते हुए वो लगभग उस अपना एक दूसरों की तरह से डांस करेंगे। ऐसे ही इन प्राकृत मतलब आदिवासी, जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र में वराड़ी, तो जैसे आज की मराठी जो कि महाराष्ट्री प्राकृत, जिसको आचार्य दंडी ने
महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रकृष्टम प्राकृतम विदु करके कहा। तो महाराष्ट्र बड़े प्रदेश पर जो स्थित पैमाने पर बोली जाती है महाराष्ट्र आश्रम, उस समय का महाराष्ट्र बोलने का मतलब है उस समय का बड़ा जो भी उसमें एमपी आदि सब जाता था। लेकिन इनका उल्लेख जो है प्राकृत और संस्कृत, और उसमें भी बाद में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद पाली को पाली के रूप में जाना जाने लगा। उसके पहले पाली अवधी भाषा थी, जो कि अवही मगही भाषा से बनी, मागधी से। तो मागधी का रूप, मागधी को लेकर के जब भगवान बुद्ध जो इस धरती पर जन्म लिए, उसके पहले जो मगही भाषा, मगही ये शब्द प्राकृत व्याकरण से बना हुआ है, तो मगही मतलब मागधी। तो मागधी से बाद में पाली, जो कि बुद्ध भगवान के जो भी उपदेश है उस समय उनकी जो सभा लगती थी वो गोलाकार लगती थी, इसलिए वो उसका गोलाकार का नाम था पाड़ी। पाड़ी मतलब राउंड, सर्कल। तो उसका ही नाम, तो उसमें जो उपदेश दिया हुआ है वो पाली, और वही पाली बन गया। तो पाली ये पाली वही है जो मागधी है। और मागधी आप जानते हैं प्राकृत का एक अभी भी अन्यतम भेद है। अर्धमागधी, मागधी, पैशाची, महाराष्ट्री, ये सब प्राकृत के भेद है। हाँ, लेकिन आज पाली भिन्न है, मतलब आज पाली अपने तरह से अपना प्रवास की है। इसलिए हम ये कहेंगे कि संस्कृत, प्राकृत और पाली ये तीनों भारतीय भाषाएं हमारे बीच में आज है। तो मुझे कहने का अभिप्राय ये है कि भाषा का जो वर्ण और जो उनके पद जो है वो उस आरंभ से ही, भारतवर्ष में आरंभ से ही जैसे जैसे भाषा का विकास होता गया, कैसे कैसे विकास होता गया हम जानते हैं। हमारी भारतीय परंपरा ऋषि मुनियों की गुरुकुल परंपरा के रूप में रही है। खास करके वेद काल में शिष्य जो है गुरु से केवल सुनते थे, श्रवण मनन और निधिध्यासन से ही उनका अध्ययन हो जाता था। वो यही उनकी मतलब शिक्षा लेने की यही एक पद्धति थी। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, इसमें कहीं भी श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, कहीं बोलने का विषय नहीं है, अथवा लिखने का तो दूर दूर नहीं है। वहां बोलते होंगे लेकिन उस तरह की उस समय की भाषा में बोलते होंगे, वैदिक भाषा में, लेकिन लिखने का विषय कहीं भी नहीं है। और यह जब से लिखने के लिए आरंभ हुआ तब से ही हमारा वांग्मय है, ऐसे भी बात नहीं है। और वांग्मय जब से है तब से ही हमारी भारतीय संस्कृति है, ऐसी भी बात नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति कब से आरंभ हुई, संस्कृति में कौन से कंपोनेंट है, ये बात तो बहुत गहन है। और ये कंपोनेंट मतलब बहुत व्यापक संकल्पना है संस्कृति, जिसके अंदर आता है वांग्मय, जिसके अंदर आता है लेखन परंपरा, जिसके अंतर्गत लेखन परंपरा के पहले श्रवण मनन निधिध्यासन जो हमारी गुरुकुल परंपरा, उसके बाद लेखन परंपरा, और लेखन परंपरा के बाद हम देखते हैं जो आज एविडेंस हमें अवेलेबल मिलते हैं कि जो कि उत्कीर्ण लेख में हमें अभिलेख मिलते हैं, हस्तलिखित मिलते हैं, पांडुलिपियां मिलती है, वही हमारे सामने है। तो ये जो लेखन परंपरा आरंभ जब से हुई तब से हम इन भाषाओं को मूर्त रूप में देखने के लिए आरंभ किए। और उसमें भी ये लेखन का आरंभ, साहित्य कुछ हम देखते हैं कि आपको एक इंट्रोडक्टरी के रूप में मैं अभी यही बताऊंगा। आप कहेंगे कि ये मैं जो हमारे साहित्य का भी विकास कैसे हुआ, मतलब हमारा लेखन तो बहुत बाद में आरंभ हुआ। इसलिए काव्य लेखन जैसे कि रघुवंशम है अथवा कुमार संभवम है, इस तरह के, अथवा हमारा जो भी सेतु बंध है, गाथा सप्तशती है, ये ग्रंथ लिखना तो बहुत, अथवा उत्कीर्ण पत्थरों पे लिखने का भी आरंभ बहुत बाद में हुआ। लेकिन ये सब लिखित काव्य, आज हम क्या बोलते हैं जिसको लिखित काव्य हम
लिखे हुए काव्य को हम सुनते हैं और सुनने के बाद सुनते हैं अथवा देख सुनते हैं हम, उसको श्रव्य काव्य बोलते हैं। तो श्रव्य काव्य कुछ गेय, तो इस श्रव्य काव्यों से भी परे दूसरे काव्य होते हैं दृश्य काव्य, जिनका विकास उनसे पहले हुआ, क्योंकि लेखन के लिए भाषा उस समय उस तरह की नहीं थी, वो साधन भी विकसित नहीं हुए थे। लेकिन दृश्य काव्य तो बहुत, मतलब भारत में जितने भी प्रदेश है, जितने भी, क्योंकि लोकानुवर्तनम नाट्यम, लोक का अनुवर्तन करना तो हम भी कर सकते हैं, हम भी एक्टिंग कर सकते हैं। तो उस समय भी जो कुछ अनुवर्तन किया जाता था वो दृश्य काव्य। तो भरत मुनि के पहले, अथवा वो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, लेकिन लिखने के पहले अनेकों वर्षों से नाट्य था, और उसी नाट्य को देख करके अनुभव करके उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। तो हम मुझे ये कहना है कि सबसे पहले जीव सृष्टि जब से यहाँ है, सबसे पहले मतलब जीव सृष्टि जब से यहाँ है भारतवर्ष पर, और तो आरंभ हुआ मतलब ये दृश्य काव्य, जिसको कुछ कोई एक्टिंग कर रहा है, कुछ नृत्य नृत्य और नाट्य, ये है तीनों शब्द। तो नृत्य और नाट्य, आप इससे ही जान सकते हैं कि सबसे पहले नृत्य, उसके बाद नृत्य, उसके बाद नाट्य, और नाट्य के बाद श्रव्य। तो इस तरह से आज श्रव्य हम जो भी लिखते हैं, अच्छा ये जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ है जो दृश्य में दिखाया, जो प्रयोग में उस समय लाया था। तो इस तरह से कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इस भारत भूमि पर जब लेखनी भी नहीं थी, लेखन परंपरा भी नहीं थी, उस समय भी काव्य था। तो वो काव्य कौन सा था? दृश्य काव्य था, वो नृत्य था। और ये नृत्य और नाट्य, नृत्य जिसको हम बोलेंगे कि शिव ने तांडव किया और लास्य किया, और उसके बाद नाट्य उस कुछ भावों के साथ, और फिर नाट्य तो अभिनय के साथ, इस तरह से काव्य का विकास। और आज हम श्रव्य काव्य के रूप में तो बहुत कुछ देखते हैं, रघुवंशम इत्यादि चरित्र काव्य। तो ये संस्कृत भाषा जैसे जैसे लिपि में आई, उसके बाद भी आचार्य पाणिनि आए, उसके बाद तो संस्कृत एक संस्कृत बन गई। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत को बिल्कुल संस्कृत कर दिया, क्योंकि आचार्य पाणिनि के पहले तक भी कुछ व्याकरणकार जरूर हुए हैं, लेकिन उनके व्याकरण ने संस्कृत को वैसे नहीं बांधा जैसा पाणिनि के व्याकरण ने बांधा। और उसी के बाद में ये मतलब तब तक के लिए ये भाषाएं कैसी थी, बहती थी, जैसे कि नदी कैसे पर्वत से बहती है, जिसको तट लगभग नहीं है, और इधर उधर जिधर झोंका उधर की ओर जाती थी, इस तरह से। वैसे ही वैदिक संस्कृत और प्राकृत और ये जो भी बाद में मतलब पाली, तो इस तरह से ये भाषाएं थी। लेकिन संस्कृत को जैसे ही आचार्य पाणिनि ने नियमों में रखा, नियमों में बांधा, और बरोबर स्टैंडर्ड संस्कृत बन गई, तो प्राकृत का भी एक नंबर आया। मतलब एक देखते हैं ना कि हम, अच्छा इसका हुआ तो इसके अनुसार फिर दूसरे का भी होता है, मतलब कोई ना कोई कंपटीशन में चाहिए तब होता है। तो अभी संस्कृत को बरोबर ये हुआ, तो प्राकृत का भी व्याकरण, तब तक प्राकृत का व्याकरण भी नहीं था समझो, परफेक्ट व्याकरण। तो उसके हम जानते हैं कि प्राकृत प्रकाश करके आचार्य कात्यायन वररुचि का ग्रंथ है, और जो कि प्राकृत को कुछ व्याकरण में बिठाता है, अथवा एक स्टैंडर्ड प्राकृत के रूप में उसको करने का प्रयास करता है। तो खैर हम आगे देखेंगे। आपको इतना ही आज समझना है कि ये संस्कृत, प्राकृत और इसका वांग्मय, और पाली इसका वांग्मय, यह भारत का एक मूल और एक मतलब एक ही परंपरा से, भारतवर्ष की ही परंपरा भारत भूमि को ही पुष्ट करती है। हम ये प्राकृत जो पद है, प्राकृत शब्द बना कैसे, तो उसको मैं आपको स्पष्ट यहाँ ये बताना चाहता हूं कि प्राकृत के व्याकरण पर संस्कृत के व्याकरण का पूरा प्रभाव है। संस्कृत का व्याकरण पहले बना, उसमें अभी भाषा में तो ये संधि, समास, कारक इत्यादि सब ये तत्व तो सभी भाषाओं में होते हैं, लेकिन फिर भी
प्राकृत के वैयाकरणों ने भी यही स्पष्ट कहा कि अथ प्राकृतम, सूत्र में ही, ये तो जैन आचार्य हेमचंद्र ही कहते हैं। उन्होंने पहले 7 अध्यायों में संस्कृत का व्याकरण लिखा, सिद्ध हेम शब्दानुशासनम में। पहले से 7वें अध्याय तक संस्कृत का व्याकरण लिखते हैं, और 8वें अध्याय में पहला सूत्र क्या लिखते हैं? अथ प्राकृतम। अब यहां से प्राकृत का व्याकरण मैं बताता हूं। और मतलब उतना ही, तो अथ मतलब संस्कृत व्याकरण के बाद अब मैं प्राकृत व्याकरण बता रहा हूं। 7 अध्यायों में जो भी संस्कृत व्याकरण के नियम बताए हैं, वो सारे नियम इधर कारक समास तद्धित इत्यादि सारे 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 तत्व तो यहाँ लागू है। लिंग वचन ये सारे सारे प्राकृत के व्याकरण में भी लागू है, बस कुछ भेद है। तो इसको इस व्याकरण मतलब वैयाकरण जितने भी है प्राकृत के, वो सब संस्कृत निष्ठ थे, और संस्कृत से कोई दूजा भाव भी नहीं था। खास करके संस्कृत के भी जितने भी साहित्यकार थे, आचार्य दंडी है, बाद वाले राजशेखर है, सभी ने प्राकृत को मतलब दूजा भाव से कभी, मतलब एक ही है, एक ही भाव से, मतलब आप ये नाट्य शास्त्र में तो देखेंगे कि नाट्य में कोई मतलब भाषा विधान में दोनों भाषाओं का समान समान, मतलब प्राकृत के लिए तो जितने भी मतलब प्रधान नायक जो है उसको और उसके अमात्य को छोड़ दो, बाकी सारे पात्र प्राकृत में बात करते हैं। भवभूति के नाट्य में जानकी जो सीता है वो प्राकृत में बात करती है, शकुंतला है वो प्राकृत में, मतलब उसकी सखिया जो है वो प्राकृत में। तो इस तरह से मतलब महिलाओं की मुख्य नायक नायिकाओं को छोड़ दो, लेकिन उसमें भी उनकी सहेलियां है, उनके जो भी सहकारी वर्ग है, उन सब की भाषा प्राकृत हुआ करती है, जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा। तो प्राकृत पद का सामान्य अर्थ क्या है, जिसको कि प्रजा के रूप में शाकुंतलम में भी कहा है, और हर जगह 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 पर प्रकृति पद आता है। प्रकृति प्रकृति मतलब प्रजा, और प्रकृति से संबद्ध जो है वो सब प्राकृत, मतलब प्रकृति प्रकृति से प्राकृत पद बना है। प्रकृते है अथवा प्रकृतौ भवम, प्रकृते है आगतम प्रकृतौ भवम प्राकृतम। तो प्रकृति क्या है, इस पद पर बहुत बड़ा मतलब भेद है। प्राकृत वैयाकरण क्या कहते हैं, मतलब व्याकरणकार क्या कहते हैं कि प्रकृति मतलब मूल है। प्रकृति मतलब मूल, समझ रहे हैं ना आप सब लोग? प्रकृति मतलब मूल जो है। तो संस्कृत व्याकरण का मूल क्या है, सॉरी प्राकृत व्याकरण का मूल क्या है? संस्कृत। इसलिए संस्कृत ही मूल जिसका है उसे प्राकृत कहते हैं। ऐसा अर्थ प्राकृत वैयाकरणों ने किया है। तो और इसका सामान्य अर्थ अत्र प्रकृतौ प्रजासु भवम समुद्भूतम हुआ, प्राकृत में सामान्य निष्पत्ति अर्थ है, आप समझ सकते हैं इसको। तो प्रकृते है आगतम, तो प्रकृति ही संस्कृतम सबने लिखा है, सभी वैयाकरण इसमें एक मत है, कोई भी अलग से कोई भी अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्राकृत के व्याकरण की जो रचना है वो संस्कृत के व्याकरण की ही है, बस कुछ वर्ण अलग है, वर्ण में वर्ण परिवर्तन हुए हैं, वर्ण लुप्त दिखते हैं। वर्ण भी उतने ही है कहा आचार्य पाणिनि ने, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी, लेकिन फिर भी प्राकृत में वर्ण व्यक्त रूप में कम दिखते हैं। प्राकृत के पद संस्कृत के पदों की तरह नहीं है। तो ये जो प्राकृत जो पद है वो वैसे प्राकृत, ये तो बहुत मतलब संस्कृत से ही निष्पन्न पद है, संस्कृत व्याकरण से बना हुआ पद है प्राकृत। प्रकृते है आगतम प्रकृतौ भवम, ये प्राकृत का शब्द नहीं है। तो प्राकृत व्याकरण के अनुसार प्राकृत को क्या कहते हैं, तो वो देखिए पावम पाई अम, हाँ, ये अलग अलग प्राकृतों में है। पा गदम पा यडम ड, तो फिर अपभ्रंश में जाएंगे आप। तो इस तरह से
बहुत सारे मतलब जितनी भी प्राकृत है उन प्राकृतों में अलग अलग मतलब ऐसे शब्द है, लेकिन स्टैंडर्ड इसमें स्टैंडर्ड प्राकृत भी है, वही महाराष्ट्र प्राकृत, जिसको सामान्य प्राकृत करके कहा है। सामान्य मतलब ओवरऑल, कॉमन टू ऑल, सबके लिए जो एक बोलने लायक है, ऐसी प्राकृत मतलब सामान्य प्राकृत मतलब महाराष्ट्र प्राकृत। और उसमें ये पाई ये पाऊ हो जाता है ज्यादा करके। यह श्रुति बोलते हैं उसको, यह श्रुति आप सुनेंगे प्राकृत में। ये प्राकृत पद का जो निर्वचन जो मैंने पहले बताया वो वैयाकरणों के मत से है, लेकिन साहित्यिक मतलब काव्यकार क्या कहते हैं, आचार्य दंडी का काव्यदर्श जो है उसके टीकाकार नमी साधु कहते हैं कि प्राकृत इति सकल जगत जंतु नाम व्याकरणादि अनाहत संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति। प्रकृति पद का उन्होंने अर्थ किया है, व्याकरणकारों ने प्रकृति मतलब संस्कृतम, प्राकृत की प्रकृति क्या है संस्कृत। लेकिन आचार्य नमी साधु क्या कहते हैं, साहित्य की दृष्टि से प्रकृति पद का अर्थ कर रहे हैं कि सकल जगत जंतु नाम व्याकरणादि अनाहत संस्कार सहज वचन व्यापार प्रकृति। प्रकृति पद को आपको संभालना है। तो प्राकृत आज थोड़ा सा ये मतलब हर जगह चलता है कि मैं पहले या आप पहले, संस्कृत पहले या प्राकृत पहले, ऐसा भी कहीं कहीं सुना जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी पहले नहीं है, दोनों समकालिक है। मतलब भाषा कुछ मतलब प्रॉपर्टी नहीं होती किसी की। भाषा एक सृष्टि का एक जब से सृष्टि है तब से है, और उनका विकास मतलब ऐसे नहीं कि तू रुक मैं चलता हूं, ऐसा नहीं है ना। तो एक साथ ये विकास मतलब हाँ विकास की गति कम ज्यादा हो सकती है। संस्कृत के व्याकरण के बाद संस्कृत की विकास की गति अलग है, प्राकृत की उतनी नहीं है। हाँ प्राकृत की गति भी नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। क्योंकि ये इतनी परिवर्तन सहन कर रही है प्राकृत कि वो अपना खुद का स्वरूप छोड़ गई, और छोड़ करके आगे आज आप वो मतलब आपने सुन देखा होगा कि 9वें शतक तक की प्राकृत, उसके बाद 10वें, बाद में 12वें शताब्दी में, बाद में 14वीं में। तो ये कालक्रम से आप यहाँ महाराष्ट्र का भी उदाहरण लेंगे तो फिर बाद में वही मराठी के रूप में परिवर्तित हुई, वो पुरानी मराठी, उसमें जिसमें ज्ञानेश्वरी इत्यादि हमारे प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना सर ने जो कि मराठी ज्ञानेश्वरी का जो संस्कृत में अनुवाद किया है आप सब जानते हैं। तो वो जो मराठी है वो मध्ययुगीन मराठी है, वो अपभ्रंश के बाद की मराठी है, वो भी प्राकृत का ही एक विकसित रूप है। लेकिन प्राकृत अब उसको प्राकृत नहीं कहने, वो इतना उसने स्वरूप छोड़ दिया कि उसको मध्यवर्ती काल में उसको मराठी के रूप में, और मराठी भी जो है पद जो है वो मराठी महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री जिसको संस्कृत में महाराष्ट्री बोलते हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार, वो मराठी मराठी। तो मराठी भी जो पद है ना वो प्राकृत का पद है। तो आपको मुझे यही प्रूव करना था कि मराठी जो है वो प्राकृत कैसे, तो मराठी शब्द ही प्राकृत से है, उसकी निष्पत्ति ही प्राकृत से है। तो आप फिर बोलेंगे कि आज प्राकृत नहीं है। हाँ आज प्राकृत नहीं है, वो प्राकृत आज नहीं है जो हमने जिसको हमने सेतुबंध में देखा जिसमें, लेकिन आज मराठी है मतलब प्राकृत है। और वही बीच मध्यवर्ती काल में भी थी। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो भाषा का स्वभाव ही ऐसा है, वो कितना भी परिवर्तन सहन करती है, खुद के स्वरूप को भी विकृत करने में उसको परवाह नहीं है, और वो चलती जा रही है। तो इस तरह से प्राकृत का स्वभाव है। आगे कहाँ जाएगी अभी आज नहीं बता सकते, लेकिन आगे भी जाएगी वो। लेकिन संस्कृत में क्या है, संस्कृत का एक अपना स्वरूप है, वो उसी तरह से रहेगा, उसके भी फायदे बहुत सारे हैं। आज हमारे संगणक के लिए संस्कृत एक बहुत ही मतलब सटीक भाषा के रूप में आज जाना जाता है। तो इस तरह से ये साहित्यकार की जो ये निर्वचन किया है, निष्पत्ति की है पद की, ये हमने देखा। इसी को ही नाट्य शास्त्र में भी कहते हैं, देखो एतदेव विपर्यस्तम संस्कार गुण वर्जितम। जो संस्कृत में होता है, भरत मुनि कह रहे हैं कि जो संस्कृत में है, संस्कृत मतलब जो परिष्कृत,
और वही परिष्कृत, एतदेव मतलब वही परिष्कृत, यहाँ विपर्यस्तम, थोड़ा विपरीत, कैसा? संस्कार और गुण के मतलब संस्कार और गुणों से रहित। संस्कार नहीं किया हो मतलब उसको परिष्कृत नहीं किया है, कुछ गुण इत्यादियों से उसको मतलब अच्छा नहीं बनाया है, उसी को विज्ञेयम प्राकृतम, उसी को प्राकृत पाठ्य समझना चाहिए। और ये नाना अवस्थान्तरात्मकम, नाना अवस्थान्तर आत्मकम, अन्य अन्य अवस्था, नान अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का होता है प्राकृत पाठ्य। आपको किसी को यदि बीच में प्रश्न भी है तो भी मुझे रोक सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। तो ये जो प्राकृत नाना अवस्थान्तर अवस्थान्तर आत्मकम जो है, ये कैसी कौन सी अवस्थाओं में कहाँ कहाँ? तो आपने जो महाजनपद देखे, वो आपने देखे मतलब सुने होंगे आपने, हमारे भारत भूमि पर मध्यकाल में महाजनपदों के नाम सुनते हैं हम। तो उसमें मगध, शूरसेन, अवंती, गांधार, कुरु, हाँ, कुरुक्षेत्र, कौशल, कंभोज, ये सारे, इन सभी प्रदेशों पे आज भी जो वत्स्य वत्स प्रदेश है, मत्स्य है, पांचाल है, पांचाली जिसकी, तो ये अवंती, तो ये प्राकृत में ये तो मागधी का एक रूप है। तो गांधारी तो ये भी प्राकृत का रूप है। मागधी तो आप जानते हैं, शूरसेन से शौरसेनी। नीचे मैंने उसके नीचे मैंने एक्चुअल में प्राकृत के नाम लिखे हैं, महाराष्ट्री प्राकृत। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत मतलब महाराष्ट्र कोई उस समय का जो भूभाग था उस पर बोली जाती थी वो महाराष्ट्री। शौरसेनी तो शूरसेन प्रांत में जो थी वो शौरसेनी बनी। ये शौरसेनी, मागधी, अवंती, ये एक स्त्रीलिंगी प्रत्यय क्यों है? क्योंकि भाषा पद ही स्त्रीलिंगी है, इसलिए मागधी भाषा, मागधी प्राकृत भाषा, शौरसेनी प्राकृत भाषा, अवंती प्राकृत भाषा, गांधारी, तो इस तरह से। तो यहाँ मुख्य रूप से जो महाराष्ट्री प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, साहित्य में तो हम इसको देखे हैं, बहुत सारे रूपकों में इन प्राकृतों का उपयोग होता है। विशेष यह है कि जहाँ पद्य आते हैं वहां पर महाराष्ट्री प्राकृत का उपयोग होता है। जैसे कि शाकुंतलम में नटी सबसे आरंभ में जब सूत्रधार बोलता है कि आप कुछ तो गाओ, ये सब लोग बैठे हैं, इनका कुछ मनोरंजन तुम, ये जो ग्रीष्म काल है इसके आरंभ में तुम कुछ मनोरंजन करो, तो नटी महाराष्ट्रीय प्राकृत में पद्य सुनाती है। तो इस तरह से पद्य की जो यदि गेय काव्य है तो उसको महाराष्ट्रीय प्राकृत में गेयता वो सटीक है उसके लिए। और गद्य में है तो शौरसेनी, मागधी, इन भाषाओं का उपयोग होता है। महाराष्ट्रीय प्राकृत का भी गद्य में होता है, लेकिन बहुतांश रूप से पद्य के लिए सुटेबल लैंग्वेज है तो महाराष्ट्रीय प्राकृत। महाराष्ट्रीय प्राकृत में गद्य में भी हम बोल सकते हैं बहुत सरल रूप से, बिल्कुल। तो ये प्राकृत का जो शास्त्र में विधान किया है क्या, यह हम केवल ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे हैं प्राकृत प्राकृत करके? प्राकृत भाषा का शास्त्रकारों ने भी, ऋषि मुनियों ने भी इसको बहुत मतलब इसका स्थान निर्धारण किया है, शास्त्र में ही किया है। तो आचार्य राजशेखर काव्य मीमांसा में कहते हैं, एको अर्थ संस्कृतोक्त्या सह सुकवि रचना प्राकृतेन अपरोस्मिन् अन्योपभ्रंश गिर्भिः किम पर परो भूत भाषा क्रमेण द्वित्राभिकोऽपि वाग्भिर्भवति चतस्रिभिः किंच कश्चित् विवेक्तुं यस्येत्थं धिक् प्रपन्ना स्नपयति सुकवेः तस्य कीर्तिर्जगन्ति। तो सुकवेः तस्य सुकवेः जग कीर्तिः किं स्नपयति, धी स्नपयति। तो देखो उस सुकवि की कीर्ति इस जगत में क्या हो जाती है, सब जगह मतलब सहज रूप से फैलती है। जो कवि
कुछ वचन संस्कृत के शब्दों में करता है, संस्कृत उक्ति से करता है, कुछ प्राकृतों से करता है, कुछ अपभ्रंशों से करता है, कुछ भूत भाषा मतलब यहाँ पैशाची इत्यादि, जिसमें आप देखो कि गुणाढ्य एक ऐसे महान कवि हुए। आज आप जितना भी मौलिक जितने भी उत्तरवर्ती साहित्य देखते हैं, उसमें रामायण महाभारत और गुणाढ्य की बृहद कथा, ये तीन बहुत मौलिक ग्रंथ है जिन पर पूरा भारत बाद वाला सारा साहित्य, ये कुमार संभवम इत्यादि सब अथवा भास के नाटक और भी जो भी जितने भी है, ये सारे उत्तरवर्ती साहित्य जिसका मूल क्या है, रामायण महाभारत, तो दूसरी ओर गुणाढ्य की जो बृहद कथा एक केवल कथा नहीं थी जो कि शुरुआत हुई और अंत हुई, वो बहुत उसमें सारा भारत भर का पूरा उसमें वो ज्ञान कोश था। और वो पैशाची भाषा में लिखा हुआ था। पिशाच, अब पिशाच किसको कहते हैं? जो भूत पिशाच, उसको पिशाच कहते हैं। तो पिशाच की भाषा कैसे होगी? आप मतलब हमें तो ये यहाँ पर क्या बीभत्स रस अंदर अंदर तैयार हो रहा है, हमारे मन में उसका अनुभव करते हैं। पिशाच बोलते हैं तो क्या होता है? बीभत्सता आती है। लेकिन पिशाच एक उस समय का एक सामान्य शब्द था, क्योंकि उस समय सारे पिशाची थे। मतलब पिशाची थे मतलब भारत भूमि पर उस समय अनडेवलप्ड कंट्री, मतलब बहुत ही बैकग्राउंड लेवल में थे हम। पूरा उत्तर भारत हम देखें, मेघालय अथवा ये आगे उत्तर कश्मीर इत्यादि, ये सब भूभाग पर्वत प्रदेश और उसमें रहने वाले लोगों की वो सारी स्थिति जो है वो बहुत, तो वो भूत पिशाच, मतलब उनकी भाषा भी उसी तरह की थी। आज की भाषा में तो बहुत कश्मीरी भाषा जमीन आसमान का फर्क है, तो उसमें यही भाषा मूल में है उसके भी। तो पैशाची भूत भाषा मतलब पैशाची, इस तरह से द्वित्रा भी कम से कम 2-3 भाषाओं से, जहां वचनों से अथवा 4 वचनों से कोई कवि अपने काव्य में इन 3-4 भाषाओं का प्रयोग करता है तो वह सुख कवि कहलाता है। इसीलिए आप देखिए कि अश्वघोष से लेकर के भास, कालिदास और भी आगे जाकर के शूद्रक, विशाखदत्त, भवभूति, श्रीहर्ष और ये भट्टनारायण, खुद राजशेखर, इन्होंने तो सट्टक नाम का पूरा प्राकृत में काव्य लिखे। तो इस तरह से इन्होंने इन मतलब बहुभाषी काव्य लिखे हैं, मल्टी लिंगुअल। तो बहुभाषी काव्य लिखना भी बहुत बड़ी बात है। हम बहुभाषी काव्य नहीं लिखते हैं, हमें भी लिखना चाहिए। हमारे काव्य में बहुभाषाएं होती है तो हम केवल संस्कृत पढ़ते हैं, ये भी एक विडंबना है। तो अथवा हम कोई काव्य नाट्य भी हम यदि प्रस्तुत करते हैं तो केवल संस्कृत में करते हैं, प्राकृत को भी जो छाया में दिया है वो संस्कृत का वही करते हैं। लेकिन वहां प्राकृत में दिए होने का उस समय के समाज के अनुरूप, उस समय जैसा समाज था उस समय की वह भाषा थी। आज भी आज का भी जो आज की जो मतलब बहुजन वर्ग की भाषा कहेंगे, जिसको बहुत सारा वर्ग बोलता है, तो मतलब ऐसे 2-3 एक दो भाषाओं का भी समावेश हमारे संस्कृत रूपकों में होता है। तो उनके समावेश से संस्कृत की गति उतनी ही आगे बढ़ेगी जितनी पहले महाकवियों ने बढ़ाई थी। तो इसमें वही मैंने कहा कि आचार्य राजशेखर ने जो प्राकृत के लिए उन्होंने कहा कि एक प्राकृत पुरुष होता है, काव्य पुरुष होता है ना, वैसे ही प्राकृत भी क्या है कि काव्य के अंग के रूप में है। मतलब वो मुख, उसकी भुजाएं, ये काव्य पुरुष की। तो इस तरह से काव्य पुरुष, तो उसके सारे अंग इस तरह से अपभ्रंश। तो अपभ्रंश भाषा कौन सी? जो हमारे नाभि के नीचे से अपभ्रंश भाषा। तो इस तरह से महाराष्ट्री, तो वो भी संकल्पना महाकवि आचार्य राजशेखर ने की है। इतना मतलब उनका गहन लगाव प्राकृत भाषा, और उनका तो था ही, उन्होंने खुद कहा है सुकवि बनना है तो 3-4 भाषाओं का अवश्य ही हमें मतलब जितनी भाषाएं उस समय 3-4 भाषाएं मौलिक भाषाएं थी करके 3-4 भाषाएं थी, लेकिन आज तो बहुत सारी भाषाएं हैं।
आज हमारा यदि हम में से कोई आज काव्य लिखते हैं तो काव्य सर्व देशीय और सर्वदेशीय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब भारत में जितने भी उप प्रांत है उन सभी प्रांतों की शब्दावली को कहीं ना कहीं तो आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो सर्वदेशी, वो सब जगह उसका रिस्पेक्ट होगा उस काव्य का। आप आपने सुना होगा जैसे कि कोई फिल्मी सॉन्ग होते हैं ना, उसमें जैसे वो एक्चुअली वो होता है हिंदी में, फॉर एग्जांपल हिंदी में होता है, लेकिन उसमें कोई मराठी मुंबई मुंबई या शब्द कोई उसमें वो तो उससे क्या होता है, वो मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी बसता है और बाकी प्रदेशों में तो बसता है, हिंदी प्रदेशों में। तो इस तरह से बहुभाषी काव्य होना चाहिए। बहुभाषी कोई भी जो रचना है वो बहुभाषी होने से क्या होता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। और यही पहले आचार्यों का मत था। तो इसमें काव्यादर्श में जो प्राकृत विधान, मतलब आचार्य दंडी कहते हैं कि वाङ्मय जैसे कि संस्कृत निबद्धः केचित्, प्राकृत निबद्धः केचित्, अपभ्रंश निबद्धः केचित्, आसाम सांकर्येण निबद्धः मिश्रा इत्युच्यन्ते इत्यर्थः। मतलब ये ग्रंथ जो है ना, ग्रंथ यदि आप कहेंगे कि ग्रंथ किसे कहेंगे, भारतीय ग्रंथ अर्थात शास्त्र ग्रंथ किसे कहेंगे, तो जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, प्राकृत में लिखे हुए हैं, कुछ अपभ्रंश में लिखे हुए हैं और कुछ मिश्र मतलब और कुछ जो ये करके मतलब अपभ्रंश और बाद में कुछ और मिक्स भाषाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे इन सभी को हम क्या शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, उसको शास्त्र ग्रंथ का वह वाच्य है, मतलब उसको हम शास्त्र ग्रंथ के रूप में बोल सकते हैं, भारतीय शास्त्र कह सकते हैं। भरत मुनि ने ये प्राकृत के अति भाषा, आर्य भाषा, जाति भाषा और योन्यतरी भाषा, इस तरह से नाट्य में इनको विभक्त किया। तो उसमें जाति भाषा के रूप में पाठ्यम द्विविधम संस्कृतम प्राकृतम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य में संस्कृत, भरत मुनि ने संस्कृत और प्राकृत का भाषा विधान किया, लेकिन ये संस्कृत और प्राकृत का जो पाठ्य है वो क्या है, जाति भाषा श्रेय है, जाति भाषाओं से आश्रय से है। पूरी भाषाएं चार, अति भाषा, आर्य भाषा, जाति भाषा और योन्यतरी भाषा, ये नाट्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं होती है, उपभाषाएं होती है। भाषाओं की विभाषा बोल सकते हैं, अति भाषा, आर्य भाषा, जाति भाषा, योन्यतरी। उसमें भी जाति भाषा के रूप में जो पाठ्य है वो संस्कृत और प्राकृत होता है। तो मतलब कितना साधर्म्य है, कितना साहचर्य है संस्कृत और प्राकृत का, हम यहाँ समझ सकते हैं। और ये संस्कृत और प्राकृत चातुर्वर्ण समाश्रय, चारों वर्णों का समाश्रय है। उस समय बहुभाग मतलब जो शिक्षित अध्ययन और अध्यापन जिनका कर्म ब्राह्मण वर्ण, देश रक्षा जिसका कर्म क्षत्रिय वर्ण, व्यवसाय तथा सेवा भाव जिसका कर्म वैश्य, और सभी की सेवा शुश्रूषा शूद्र। तो ये चारों वर्णों को संभालने वाली ये दोनों ही भाषा थी, संस्कृत और प्राकृत। तो ये संस्कृत, तो ये जो प्राकृत जो थी, हम आपको जो जो महापद 16 महापदों की पीछे बताए, तो ये हमारे देश में उस तरह इसमें आप नक्शे में देख सकते हैं। तो इन प्रदेशों में ये मध्य युग में क्या हुई, यही जो कि आरंभ में ये बोलियों के रूप में जस्ट डायलेक्ट्स थे, जस्ट कुछ बोलना, मतलब भाषा नहीं थी, बस कोई संकेत आदि भाषा, मतलब जो पूर्ण वाक्य के रूप में उतना डेवलप नहीं था कि इसी तरह से बोलना है, उसको डायलेक्ट्स बोलेंगे। जस्ट संकेत अथवा आधे संकेतों से कुछ समझ लेते थे। लेकिन बाद में ये मध्य युग में यही महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अवंती इत्यादि इत्यादि नामों से क्या हुई, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, विकसित हुई। प्रसिद्धि को बोलने से अच्छा है कि विकसित हुई। तो ये विकसित भाषा कौन से प्रदेशों में हुई, तो ये यहाँ हमने प्रदेश महाजनपद हम दिखाए। आप लोगों में कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है, मैं बोलता जा रहा हूं। अंत में
हम 2-3 मिनट आपसे ये करेंगे, आप अवश्य कुछ न जो भी आपकी शंकाएं है तो वो जरूर उसमें आप नोट कीजिए और पूछिए। देखिए पूरा मैंने जैसा कि आपको बताया कि पूरा जितना भी भारतीय वाङ्मय है उसमें मौलिकता है। आचार्य मतलब गाथा सप्तशती तो आप जानते हैं कि मुक्तक काव्य है, हाल सातवाहन ने लिखा। कर्पूर मंजरी जैसा जो ग्रंथ है राजशेखर ने लिखा, पूरा सट्टक है। और सट्टक देखिए, रूपक और उपरूपकों की जो संकल्पना हुई तो रूपक तो भरत मुनि, लेकिन बाद में उपरूपकों की संकल्पना तो बाद में आई। लेकिन बाद में आने के बाद भी उसमें ज्यादा प्राकृत पद है उपरूपकों में। सट्टक, हल्लीश, रासक, ये सारे मतलब इसमें क्रियाकलाप भी वैसे ही होते हैं, प्राकृति ही होते हैं, मतलब बहुत प्रकृति से बहुत सहज होते हैं, ग्रामीण होते हैं। तो इसलिए ये सारे उपरूपकों का भी जो है मध्य युग में, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मध्य युग में ही प्राकृतों का विकास हुआ है। जबकि मध्य युग के पूर्व में इसके मूल जो थे वो उतने विकास को, वैसे तो उतने विकास को क्या हम बोलेंगे कि वैदिक संस्कृत भी जो थी वो उसी तरह से उसी गति से चल रही थी, विकसित हो रही थी। लेकिन आचार्य पाणिनि और उनके व्याकरण के बाद उसको लौकिक रूप प्राप्त हुआ। तो यह, और प्राकृत को तो, प्राकृत का तो कोई वाली था ही नहीं, मतलब बाद में संस्कृत को देख करके प्राकृत का व्याकरण बन गया। और प्राकृत तो संस्कृत को देखते देखते मतलब स्टैंडर्ड हुई है। तो लेकिन उसका अस्तित्व तो वैसा ही है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय नाट्य साहित्य जो है कि मतलब वही मेरा कहना है कि इन दोनों का एक बहुत सगा संबंध है, दोनों भाषाओं का। और ये हमारे भारतवर्ष का निर्माण करने में इन दोनों भाषाओं का बहुत मतलब उतना ही, क्या कहेंगे कि न कम न ज्यादा, दोनों का बिल्कुल उसी तरह से योगदान है। और नाट्य की भाषाओं के बारे में तो हम कहेंगे, यहाँ हम इसलिए कह रहे हैं, ये वाक्य मैंने इसलिए कहा कि नाट्य की भाषा बंधन विरहित समसामयिक होती थी। जितने भी अश्वघोष, तो अश्वघोष के तो हमें अश्वघोष से मिलते हैं करके, उसके पहले भी कवियों ने, महाकवियों ने, ऋषियों ने जो भी नाट्य लिखे वो नहीं में प्राप्त नहीं है। प्राप्त नहीं है मतलब क्या उन्होंने लिखे नहीं होंगे ऐसा नहीं, उस समय वाङ्मय लिख के भी रखा है, लिखा हो, लेकिन आज हमारे सामने नहीं है। लेकिन ये सारा जितना भी नाट्य साहित्य है उसमें भाषाओं का बंधन नहीं था। जितनी भी समसामयिक भाषाएं थी उनका सबका प्रयोग वहां होता था। और इसी को कर्पूर मंजरी में राजशेखर ने वही अथन्निवेश ते जेव सद्दा ते जेव परिणमंतावी उक्ति विशेषो कव्वो। उक्ति विशेषी काव्य होता है। भाषा जा होई सा होदु, भाषा जो भी हो, जो भी रहे वो रहे। उक्ति विशेष काव्यम, उक्ति विशेषी काव्य होता है। प्राकृत में आपको और एक विशेषता आपको मिलेगी कि इसमें हलंत मकार नहीं होता है। हम जैसे करते हैं ना, आगे स्वर होता है तो अनुस्वार जो होता है शब्द के आगे सामने वाला वो नीचे आकर के हलंत मकार हो जाता है। तो कोई भी वर्ण हलंत ही नहीं होता, मतलब सारे वर्ण स्वरांत होते हैं प्राकृत में, ये आप नोट कीजिए। और सारे वर्ण स्वरांत होते हैं मतलब व्यंजनांत कोई वर्ण होता नहीं। जैसे राजन, ये मूल शब्द है, नकार हलंत है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो आ, तो वो इसलिए, और दूसरा एक होता है कि विसर्ग, यहाँ विसर्ग नाम की चीज ही नहीं है प्राकृत में। तो विसर्ग, विसर्ग का महाराष्ट्र प्राकृत में क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, व्याकरण के अनुसार बोल रहा हूं। इसलिए यहाँ उक्ति विशेष हो, उक्ति विशेष कव्वो काव्यम। अब काव्यम क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंगांति पद है यहाँ।
लेकिन संस्कृत में तो वो नपुंसकलिंगी होता है। तो वो काव्य कैसा होता है, उक्ति विशेष होता है। भाषा जा होई, भाषा जो भी होती है सा हो दू, वह होने दो, उसको कोई समस्या नहीं। अर्थ निवेशा ते जेव, अर्थ निवेश होना चाहिए बस काव्य में, और वो उक्ति विशेष से होता है। और अर्थ निवेश से ही शब्द क्या हो जाते हैं, ते जेव परिणमन्तापि, तो वे ही मतलब परिणाम देने वाले होते हैं। ऐसे उक्ति विशेष, उक्ति वही उक्ति विशेष काव्य कहलाता है। भाषा का कोई बंधन नहीं होता है। आप नाट्य शास्त्र के पहले, नाट्य शास्त्र में तो वही लिखा है जो उस समय का जो नाट्य की स्थिति थी वही लिखा है। तो नाट्य में कोई भी नाट्य होता था तो वहां उस समय चतुर्वर्ण, उस समय चतुर्वर्ण में जो भी थे उन सब का उस समय नाट्य में नाट्य में समावेश रहता था। सभी प्रकार के पात्र रहते थे, और सभी प्रकार के पात्र रहने से सभी भाषाएं वहां प्रयोग का माध्यम बनती थी। तो नाट्य में भाषा का बंधन नहीं था, यही मेरा कहना है। आज भी हमारे इस वर्तमान में भी नाट्य, हम वही नाट्य मतलब सभी भाषाओं का मतलब, क्योंकि अभी तक के विवेचन से ये स्पष्ट है कि बहुभाषी काव्य होना चाहिए, राजशेखर ही कह रहे हैं। और खास करके भरत मुनि भी नाट्य के बारे में कह रहे हैं कि उस समय तो संस्कृत प्राकृति थी, इसलिए दो भाषाओं का उन्होंने विधान किया। लेकिन अभी आज जितनी भी भाषाएं हैं, आज ये समस्या है कि आज उन सभी भाषाओं का विधान करने की जरूरत है, और उन सब का प्रयोग करने से सभी मतलब समाज में जितना भी मतलब जन समुदाय है वो सबका उसमें नाट्य में तभी समावेश होगा, तभी वो। हाँ, ये हो सकता है कि संस्कृत का प्रयोग ज्यादा उस समय और अन्य भाषाओं का प्रयोग हम कुछ कम रख सकते हैं, अनुरूप रख सकते हैं। मुख्य पात्र का तो संस्कृत ही रह सकता है। आज की मराठी में बाकी पात्रों का मराठी में हो सकता है, आप कहेंगे तो कन्नड़ में हो सकता है। तो इस तरह से तब इस बने हुए नाट्य की जो व्याप्ति रहेगी वो वैसी ही रहेगी जैसे पहले वाले नाट्यम की रहेगी। मैं यही कह रहा था कि मौलिक प्राकृत साहित्य कैसे, तो मैंने इसके पहले आपको बता दिया कि महाभारत और रामायण के तरह ही गुणाढ्य की लिखी हुई बृहत कथा जो पूर्व काल में थी, उसके बाद क्षेमेंद्र और उन्होंने कथा सरित सागर इत्यादि के माध्यम से उसको संस्कृत के रूप में उपस्थापित किया, क्योंकि वो प्राकृत का जो गुणाढ्य, पैशाची प्राकृत में लिखा हुआ गुणाढ्य की बृहत कथा लुप्त प्राय हो रही थी, उसको कोई समझने वाला भी था नहीं बाद में। तो उसको, और संस्कृत युग उस समय एक एक रहता है ना कि उसके बाद संस्कृत का ज्यादा बोलबाला वो काल था, और प्राकृत के उसको कोई समझने वाला था नहीं मध्य युग के उस समय। तो और उसको क्षेमेंद्र ने उसको कथा सरित सागर के रूप में और भी इस तरह से उसको संस्कृत में लिखा हुआ है। हमें वो उसका कुछ अंश के रूप में हमें पता पड़ता है कि गुणाढ्य की बृहत कथा इस तरह से थी। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने ये सब गुणाढ्य की बृहत कथा से लिया हुआ है करके। तो विस्तार तो बहुत है, लेकिन हम अभी थोड़ा संक्षिप्त में जाएंगे। नाट्य का स्वरूप अभी आ रहा है, इसका मतलब नाट्य के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन नाट्य, आप पहली स्लाइड तो आप जानते हैं कि नाट्य क्या होता है। और इसके पहले भी मैंने बताया कि नृत्य और नाट्य, ये तीनों पदों में मैंने आपको बताया, वही यहाँ पिछली वाली स्लाइड में वही विषय था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राकृत की उपयोगिता नाट्य में क्या है, तो यही कि एक सहज अभिनय होने के लिए सहजता चाहिए। अभिनय के लिए क्या चाहिए, सहजता चाहिए। नाट्य का लक्षण भी क्या है, लोकवृत्ति अनुकरणम, लोकवृत्ति का यथास्थिति लोकवृत्ति का अनुकरण करना है आपको, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। मॉडिफिकेशन किया तो संस्कृत की प्रवृत्ति ज्यादा आ जाएगी।
संस्कृत की प्रवृत्ति से मतलब मेरा ये है कि उसको आप आपके अनुरूप मत ढालिए, जैसा है वैसा। तो इसलिए ज्यादा करके उस समाज का निरूपण, जैसे कि आप मृच्छकटिकम देखते हैं, पूरा समाज का प्रतिबिंब उस समय की समाज का, उस समय का समाज प्रतिबिंबित हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है? वहां उस समय वहां क्षुद्रक ने कितनी प्राकृतों का उपयोग किया है, इससे पता पड़ता है कि उस समय का समाज क्या था, भारत कैसा था। वो वही काव्य 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 कहलाता है। हम्म। तो लोक भाषा, मतलब संस्कृत लोक भाषा नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब उस समय की बहुसंख्या में जो लोग बोलते हैं, मतलब भारत आरंभ में कैसा था कि शिक्षण उतना नहीं था, शिक्षित नहीं था, और शिक्षित नहीं होने से उसको मतलब क्या है कि जो भाषा, वो भी अशिक्षित की तरह ही वो बोलते थे, वो मतलब प्राकृत। तो आप ये कहेंगे कि अशिक्षितों की भाषा भी प्राकृत को कह सकते हैं, और शिक्षितों की भाषा को हम संस्कृत कह सकते हैं। तो इस हालत में जो लोक भाषा, बहुसंख्य लोगों की भाषा जो रही वो, और प्रदेशों में, प्रांतों प्रांतों में आदि बड़े बड़े भूभागों में रही, जो मैंने क्या बोल 16 जो है महाजनपद बताए, वो सब। तो ऐसे भूभागों में जो रही वो प्राकृत अलग अलग नामों से रही। मगध के प्रांत में मागधी, शूरसेन के प्रांत में शौरसेनी, उत्तर भारत पैशाची। हाँ? तो इस तरह से द्रविडियन लैंग्वेजेस। तो ये, लेकिन अपना खुद का अस्तित्व, उस अस्तित्व की जरूरत नहीं है। हूं मैं, और मेरा आज का रूप जो है वो कल रहेगा, ये भी भरोसा नहीं है, ऐसी भाषा है ये। तो ये भी ये मैंने इसमें बताया हूं मैं चौथे पॉइंट में, श्रव्य काव्य लेखन श्रृंखला में संस्कृत और प्राकृतों का दृश्य काव्य लेखन भी आरंभ। आप जानते हैं कि सबसे पहले तो दृश्य काव्य, मतलब दृश्य काव्य क्या होता है? वो तो केवल प्रस्तुत किया जाता है, प्रयोग करने के योग्य होता है, उसको लिख करके रखने की क्या जरूरत है? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने की जरूरत है या प्रयोग कराने की जरूरत है? उसको तो प्रयोग ही करना चाहिए, वो तो प्रयोग योग्य ही है। जो प्रयोग जिस पद्धति से प्रयोग किया उसको बस लिखित रूप से लिख करके रखा, क्यों रखा? उसकी वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन कालांतर में वो विस्मरण में जाएगा करके श्रव्य काव्य की तरह उसको लिख के रख दिया, और उस श्रव्य को पढ़ पढ़ करके हम फिर बाद में रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी एक बाद में परंपरा शुरू हुई, लेकिन सबसे आरंभ में तो यही था कि दृश्य काव्य केवल प्रयोग किया जाता था, और उसमें सभी प्रकार के, सभी वर्ग के लोग, सभी भाषाओं के लोग, वो सभी भाषाएं मतलब उस समय ये दो तीन ही भाषाएं थी, जो भी अलग अलग भाषाएं थी वो प्राकृतिक कहलाती थी। और तो नाट्य शब्द है, नट शब्द है, हाँ, नृत शब्द है, नृत तकर का टकर हो जाता है, नट शब्द बन गया अपभ्रंश में। तो देखो प्राकृत, और दूसरा एक एडवांटेज क्या है कि प्राकृत में ध्वनि बहुत ही, मतलब इसके ध्वनि जो है वो सरलता है, मतलब कर्कशता नहीं है, और व्याकरण प्रयोग भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत कैसी है, बहुत मधुर, मृदु होती है, मृदु होती है। आप हाथ लगाएंगे तो बहुत मृदु लगेगी, आप बोलेंगे तो मृदु मृदु, मतलब माधुर्य है, माधुर्य नाम का गुण है। और माधुर्य नाम का गुण होने से प्राकृत में श्रृंगार रस प्रधान काव्य बहुलता से लिखे, कथानकों के रूप में। बाद में तो मुक्तक काव्य जैसे लिखे हैं, ये गाथा सप्तशती जैसे है, प्रकृति का यथास्थिति वर्णन करने का प्रयास इसी कारण से, इसी भाषा में हुआ। आज आप देखते हैं ध्वन्यालोककार है, अथवा काव्य प्रकाशकार है,
और भी काव्य मीमांसा, बाकी तो आप साहित्य दर्पणकार है। सभी आचार्यों ने उदाहरण मुक्तक काव्यों के लिए और वो प्राकृतों के लिए क्यों उनको वही अच्छे लगे, क्योंकि उसमें सहजता से प्रकृति का वर्णन बहुत सहजता से, मतलब उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कृत्रिमता नहीं है, सांस्कृतिक मतलब संस्कृतिकरण नहीं है। और इसीलिए वो उदाहरण आज भी हम उसको आ, याद करते हैं, याद करते फिर बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि उनको ब्रैकेट में रखा हुआ है। हम संस्कृत का ही पढ़ते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, और कुल मिलाकर के उनको भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसी के अनुसार भी दृश्य काव्यों का अभिनय आदि करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो नाट्य में वही कि सहजता है, घरेलू भाषा है, और घरेलू भाषा के रूप में उसको नाट्य में हम प्रयोग में लाते हैं। मतलब संस्कृत से भिन्न इसलिए कहा घरेलू भाषा, मतलब हम जैसे घर में अपना बैठ करके जैसे क्या बोलते हैं उसको, सोफे पे बैठ करके जैसे अपने अपने घर मतलब जैसे कि हम बोलेंगे, जैसे कि हमारा तेलंगाना में अथवा मराठवाड़ा में जैसे हम गांव में जाकर के बात करते हैं, लेकिन वही हम प्रामाणिक भाषा मराठी प्रमाण भाषा बोलेंगे तो उसको थोड़ा सा नाक तोल करके बोलना पड़ता है, वैसी भाषा। तो घरेलू भाषाओं के रूप में प्राकृत उनका नाट्य में प्रयोग, ध्वनि सहजता, वही मैंने यहाँ यही बताया है। और इसमें अ, तो आप देखेंगे कि मैंने यही बताया, मैंने बताने से बहुत पहले आचार्य भवभूति ने खुद महावीर चरित्र में ये कहा कि अप्राकृतेषु पात्रेषु यत्र वीर स्थितो रसा। मैंने क्या अभी आपको कहा कि प्राकृत कैसी है, बहुत मृदु है, मतलब मधुर होती है, मतलब उसमें कोमलता बहुत होती है। और संस्कृत में थोड़ा सा, मतलब हम संस्कृत में वीर रस धड़ 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 करके आप मतलब बहुत कुछ ये भी, मतलब कठोर वर्ण भी उसमें मतलब होने से, और उसकी पद्धति उस तरह से होने से उसमें वीर रस। तो यहाँ के अप्राकृतेषु पात्रेषु, अप्राकृतेषु पात्रेषु मतलब प्राकृत नहीं बोलने वाले पात्र जो है उनमें वीर रस रहता है। तो ये महावीर चरित्रम का पद्य है, तो उसमें उसमें वहां पर प्राकृत बोलने वाले अथवा मतलब बहुत सहज अथवा ऐसे ऐसे पात्र की जरूरत नहीं है वहां, कहाँ युद्ध में वीर रस के लिए। तो उसके लिए तो बहुत ही संघर्ष योद्धा ऐसे और संस्कृत पात्र उसके लिए अपेक्षित है, ये यहाँ अपेक्षा है। इससे भी ये स्पष्ट होता है कि संस्कृत माधुर्य और मधुर अथवा मृदु भाषा है। और तो आपने शाकुंतलम में देखा होगा, बहुत अच्छा प्रकृति वर्णन महाकवि कालिदास करते हैं कि जब शकुंतला अभी जाने गई है, जाने वाली है, और उसके विरह में सारा क्या वो तपोवन उनका कैसा हुआ है, विरह में है। तो विरह में कैसे है, तो उसका बहुत अच्छे से यहाँ वर्णन किया है। तो यहाँ जो मृग है, तपोवन में बहुत सारे मृग है, मयूर है, मोर है, और लताएं है, पेड़ है। वो कैसे, वो उनकी स्थिति यहाँ देखिए, उद्गीर्ण दर्भ कवला, उद्गीर्ण दर्भ कवल, मृगी। तो मृगियां ऐसी है कि जिन्होंने अपना जो घास है वो उद्गीर्ण दर्भ आधा निगलना भूल गई है, मतलब वो खाना भी उसको उसको खाने में भी अभी रुचि नहीं है। ऐसी मुर्गी जिसका दर्भ कुछ बाहर लटका हुआ है, वो मतलब इच्छा से नहीं खा रही है।
परित्यक्त परिचक्त नक्तना मोरी। परित्यक्त छोड़ दिया है नर्तन जिसने ऐसी, मयूर मोर ऐसे मोर है, मतलब नाचना छोड़ दिया उन्होंने इस तरह, क्योंकि शकुंतला अभी जाने वाली है। और ओसरिय पांडुपत्ता, हाँ, अवसर, हाँ, अवसृत्य, ओसरिय अवसृत्य, छोड़ रहे हैं पांडुपत्ता, मतलब पांडु वर्ण के, मतलब धुरसट पत्ते, धुरसट सफेद वर्ण के पत्ते, आसुन्वंती, आंसुओं को छोड़ रहे हैं। कौन छोड़ रहे हैं? लदाओ, लताए, लताए, ये जैसे कि आंसुओं को छोड़ रही है। तो इस तरह का विरह भरा और बहुत मधुर और यथास्थिति वर्णन यहाँ प्राकृत में महाकवि कालिदास किए हैं। तो महाकवि कालिदास का तो हमने एक उदाहरण दिया, अश्वघोष का जो नाट्य है उनका भी, तो उसमें उन्होंने बहुत प्राचीन पाली के प्रयोगों को, क्योंकि अश्वघोष कहे जाते हैं बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने जो नाट्य लिखे हैं उसमें उन्होंने प्राचीन पाली का बहुत प्रयोग, बुद्धनिष्ठ बुद्ध धर्म से निष्ठ पाली प्रयोगों का बहुत प्रयोग किया है, जो कि उसके बाद भास के नाटक चक्रों में जितने भी प्राकृत के प्रयोग है वो थोड़े से कैसे है, लौकिक है, लेकिन फिर भी प्राचीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि महाकवि भास के संस्कृत के प्रयोग भी बहुत प्राचीन है, महाभारत और रामायण से बहुत प्रभावित है। तो निस्संदेह है कि उनकी जो प्राकृत भी है वो भी कोई बहुत अर्वाचीन होगी ऐसी नहीं, वो प्राचीन है, और पाली से और बहुत प्राचीन प्रयोग है कहने का मतलब भास के प्राकृतों के। महाकवि कालिदास जब प्राकृतों का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल स्पष्टता, सामान्य प्राकृतम, मतलब आचार्य पाणिनि के बाद वररुचि जिन्होंने प्राकृत व्याकरण, प्राकृत प्रकाश इत्यादि लिखा, और हेमचंद्र आचार्य तो बाद में हुए, लेकिन वो उसके अनुसार वो उन्होंने जो प्राकृत के प्रयोग किए हैं वो व्याकरण निष्ठ स्टैंडर्ड महाराष्ट्रीय प्राकृत, और ज्यादा महाराष्ट्रीय प्राकृत और शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग इनका मिलता है, मागधी का भी मिलता है। तो इस तरह से शाकुंतलम में प्रयोग, और त्रोटकम इनका आप देखते हैं, विक्रमोर्वशीयम, हाँ, तो इसमें तो बहुतांश मतलब बहुत सारे प्राकृतों का प्रयोग है। त्रोटक तो ये क्या है, ऑलमोस्ट उपरूपक है, और प्राकृत के प्रयोग ज्यादा है। जैसे कि मैंने बताया मृच्छकटिकम, इसमें और सभी मतलब आप देखेंगे कि अधिकतम सबसे ज्यादा यदि प्राकृतों का प्रयोग किसी नाट्य में हुआ है तो मृच्छकटिकम। जितने भी प्राकृतों के भेद है उन सभी प्राकृतों का प्रयोग मृच्छकटिकम में हुआ है। मतलब ये अपभ्रंश इत्यादि इनका नहीं, लेकिन पैशाची और शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, हाँ, तो इन सारी भाषाओं का प्रयोग इसमें है ही। भवभूति और भवभूति के ये महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें प्रसंग प्राकृतों में हमें मिलते हैं। विशाख दत्त तो विषय ही अलग है इनका, क्योंकि मुद्रा राक्षसम में उन्होंने बहुत कुछ, मतलब उस समय मतलब इनके मुद्रा राक्षसम को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये वो वहां वहां उस समय के जो भी संप्रदाय थे, धर्म संप्रदाय थे, उससे भी इनका बहुत मतलब श्रमणक अथवा जो क्षपणक, सॉरी, तो इस तरह वो जो पात्र प्रयोग किए हैं वो ज्यादा ये विशाख दत्त ने, और उस समय के समाज, और उस समय के समाज में मतलब बौद्ध दर्शन और बौद्ध और जैन, और उसके पहले मतलब उस समय का जो भिक्षु वर्ग था
ये शूद्रक और विशाखा दत्त के इसमें बहुत स्पष्टता से झलकता है कि क्या दशा थी बौद्ध भिक्षुओं की। और मतलब बौद्ध दर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में भिक्षु मतलब उसमें भी वेश परिवर्तन परिवर्तन और अंत में एक वो बीच वाला काल था कि जिसमें ये परंपरा बहुत चरम दशा में पहुंची। वैदिक परंपरा और ये श्रमण परंपरा, श्रमण में भी बौद्ध और जैन, और वो भी नास्तिक के रूप में, तो एक उत्कर्ष चरम दशा थी इसकी। तो उसमें ये सब इन दोनों नाट्यों में स्पष्ट दिखता है कि किस तरह से ट्रीट किया जाता था, मतलब ट्रीट किया जाता था, मतलब उस समय उनकी दशा क्या थी, वो क्या कैसा वर्तन था श्रमण का अथवा एक साधु का। भिक्षु मतलब वो बीच काल का भिक्षु मतलब आप समझिए कि वो कलंकित अथवा वो अनाचार करने वाला। तो वो समाज दर्शन वहां पर उस समय होता है, और वो इन्हीं नाट्यों से होता है, उनकी भाषाओं से होता है, उनके अनुवर्तन से होता है। और श्रीहर्ष की रत्नावली है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। इसमें सारे प्राकृत मतलब लगभग प्राकृतों के पद्य भी है, लेकिन सारे नाट्य तत्व जिसमें हैं ऐसी ये रत्नावली। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आप हाँ, बहुत टाइम हो गया है, आपने मुझे याद नहीं कराया, मैं ज्यादा टाइम लिया। तो इस समय हमें नाट्य कैसे लिखनी चाहिए? अभी हमें क्या, ठीक है हमने अब तक सुना कि इस तरह से प्राकृत थी, होती थी, करते थे, लेकिन अभी क्या करना है? अभी यदि हमें नाट्य भी लिखना है, काव्य भी लिखना है, तो हमें क्या करना है? स्पष्ट बताया है कि आज जितने भी भाषाओं में आप तज्ञ हैं और जितनी भाषाओं के तज्ञ होने चाहिए वो हो करके हमें काव्य अथवा नाट्य का निर्माण करना चाहिए। तो आज की प्राकृत मतलब आप यही समझ सकते हैं, आज की प्राकृत मतलब महाराष्ट्र में मराठी, और आपके द्रविड़ मतलब कर्नाटक में कन्नड़ भी, और मतलब प्रदेश भाषा, मातृभाषा, भारतीय मातृभाषा, आज की जो आधुनिक भाषाएं है वो सब प्राकृत है। तो और ये इनके प्रयोग के साथ हमें, और संस्कृत के बहु प्रयोग के साथ, अधिक प्रयोग के साथ हमें नाट्य आदि लेखन करने से ही इनका सौहार्द, मतलब मराठी का प्रयोग किया मतलब प्राकृत का प्रयोग किया, उसमें प्राकृत शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। मराठी खुद प्राकृत का नाम है, मतलब प्राकृत व्याकरण से ही मराठी पद निष्पन्न होता है। तो ये तो बाकी के भी ऐसे ही पद है। तो इस तरह मैं ज्यादा समय लिया आयोजकों के लिए, मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप में से यदि किसी को इसमें कुछ संदेह है तो अवश्य पूछिए। मैंने ये एक छोटा सा प्रयास किया, मुझे जो अवसर प्रदान किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। राजेन्द्र महोदयः, अहम अहम केवलं वदन्नेव आसम् परन्तु भवतां नाम कस्यापि कुतः अपि कापि प्रतिक्रिया न आगता, अतः सन्देहः मम। इदानीं निमेषद्वयं यावत् वयं समयं कल्पयामः। ये केऽपि इच्छन्ति प्रष्टुम् इच्छन्ति, जिज्ञासवः प्रष्टुमर्हन्ति। मम पक्षतः एका जिज्ञासा, महाराष्ट्रे प्राकृतम् इति अस्ति खलु, प्रभेदः, प्राकृतस्य प्रभेदः महाराष्ट्रे प्राकृतं, तस्मिन् किं साहित्यम् उपलभ्यते संस्कृते? किम् हा, अनार्षे महाराष्ट्रे प्राकृतं कस्मिन् नाटके वा प्रयुक्तमिति? प्रयुक्तम्? एवं महाराष्ट्रे प्राकृतं नाम शाकुन्तले नाम प्रथमं यद् नटी यत् पद्यं पठति खलु तत् महाराष्ट्री। बहु भेदः न भवति तत्र, यत्र यकारवर्णः यकार यश्रुति यवर्णस्य यत्र बहुधा श्रुति भवति, तथा केचन नाम एतादृशः नियमः तत्र महाराष्ट्री। यत्र विसर्गस्य ओकारः भवति तत्र महाराष्ट्री, परन्तु यत्र नाम एकारः भवति, एकारः तत्र मागधी। विसर्गस्य स्थाने ओकारः भवति। सत्यं।
नाम विशेषः अति नाम तत्र कुत्रचिदेव विशेषः भवति वस्तुतः नाम 90% नियमः समानः एव सर्वत्र 10% रूपेण महाराष्ट्री प्राकृतस्य 10% नियमः एते भिन्नाः भवन्ति चौरसेनी प्राकृतस्य 10% नियमः एते भिन्नाः भवन्ति 10% शतेषु एव तत्र भेदः अन्यथा 90% समानमेव सर्वत्र एवं श्रोतृषु कोऽपि जिज्ञासु अस्ति अस्मिन् विषये ज्ञातुं जिज्ञासु अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हति